हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है ड्यू फॉल के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, बीकॉम प्रोग्राम से लेके बीए स्टूडेंट के लिए। तो देखो, आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस सेकंड पार्ट। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कोर्स आपका ये जो सब्जेक्ट है पूरा करा दूंगा। एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली फर्स्ट यूनिट आती है जैव विविधता और इसका खतरा। तो इसमें आज हम परिचय पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, जो भी इसका इंपॉर्टेंट है सारा पढ़ा दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो ये कहता है जैव विविधता का तात्पर्य जीवित जीवों की विविधता से है, यानी वनस्पतियों और जीवों से। यानी कि जो भी हमारे इन्वायरमेंटल साइंस में, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण में जो भी जीव है, वनस्पति है, उसकी विविधता का ही हम यहाँ पे जैव विविधता कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच जीन में अंतर विविधता शामिल है। यानी कि एक प्रजाति है और उसी एक प्रजाति में विभिन्न तरीके के जीन पाए जाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो जैव विविधता आपको समझ आया कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जैव विविधता के यहाँ पे अलग अलग टाइप बता रखे हैं, लेवल्स बता रखे हैं, तो आप उनको देखेंगे। इसके बाद जैव विविधता के क्या प्रकार हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैव विविधता का जो प्रकार है यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 3 स्तरों में पाया जाता है, एक आनुवांशिक, एक प्रजाति और एक पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये 3 प्रकार हुए जैव विविधता के। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जैव विविधता में आनुवांशिक विविधता है। तो यहाँ पे कहता है आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य व्यक्तिगत जीन के स्तर पर भिन्नता से है। व्यक्तिगत प्रजातियों के भीतर भारी मात्रा में आनुवांशिक विविधता मौजूद है। यह आनुवांशिक परिवर्तनशीलता प्रजातियों में विभिन्न लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। तो जेनेटिक विविधता वह कच्चा माल है जिससे विकास के माध्यम से नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, और आज आनुवांशिक विविधता का उपयोग नई फसल किस्मों और रोग प्रतिरोधी फसलों के प्रजनन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आनुवांशिक जो विविधता है का तात्पर्य यहाँ पे हमारा व्यक्तिगत जीन से है, जो कि एक कह सकते हो आनुवांशिक विविधता है जो भारी मात्रा में प्रजातियों में पाई जाती है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, रोग प्रतिरोध फसलों के लिए और फसलों की किस्मों के प्रजनन के लिए। तो यह हो गया हमारा आनुवांशिक विविधता। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आता है प्रजाति विविधता। तो देखो, प्रजाति विविधता में कहता है ये कि किसी क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या उसकी प्रजाति विविधता का निर्माण करती है। ये विविधता प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में देखी जाती है। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में प्रजातियों में अधिक समृद्ध है। उदाहरण के लकड़ी के उत्पादन के लिए वन विभाग द्वारा विकसित मोनोकल्चर वृक्षारोपण की तुलना में प्राकृतिक आबंधित उष्णकटिबंधीय जंगलों में प्रजातियों की समृद्धि बहुत अधिक है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो आपके जानवर हैं, उनकी प्रजातियों की संख्या उसकी प्रजाति विविधता पर निर्माण करती है। यानी कि जो उनकी प्रजातीय संख्या है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे विविधता का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे जो विविधता है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में देखी जा सकती है। यानी कि आपका प्राकृतिक जो नेचर है, जो नेचर के थ्रू हमें पारिस्थितिकी तंत्र मिला है, और दूसरा जो हमें कृषि यानी कि जो मानव द्वारा कृषि की जाती है उसमें जो तंत्र है उन दोनों में देखी जाती है। और यहाँ पे कुछ क्षेत्र की तुलना में प्रजातियों में अधिक समृद्ध है। तो इस तरीके से ये आपका हुआ प्रजाति विविधता। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड इसका क्या है। फिर इसके बाद आपका आता है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पृथ्वी पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विशाल विविधता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना निवास स्थान है। स्थान में अंतर के आधार पर विशिष्ट परस्पर जुड़ी प्रजातियों का पूरक है। यानी कि पृथ्वी में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं और उसमें सब में अलग अलग तरीके की विविधता पाई जाती है। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता का वर्णन किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या एक के लिए किया जा सकता है, राजनीतिक इकाई जैसे कोई देश, राज्य या तालुका। तो विशेष पारिस्थितिकी तंत्रों में वन, घास मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ आदि जैसे परिदृश्य और साथ ही नदियों
और झीलों और समुद्र जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे शामिल है। और प्रत्येक क्षेत्र में मानव संशोधित क्षेत्र भी होते हैं, यानी कि इसमें कहने का मतलब है जो भी भौगोलिक एरिया में आपके भौगोलिक इकाई में जैसे आपका रेगिस्तान है, आपका मैदान है, पहाड़ है, तो उस पर अलग अलग तरीके की जो प्रजातियाँ हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पाए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे आपके जो भी मतलब इस एरिया में पाए जाते हैं वो सब यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र से रिलेट करते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 3 लेवल हो गए, 3 प्रकार के आपके यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र हो गए, ठीक है। तो इस तरीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद आपका आता है जैव विविधता मापने की विधियाँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं बस वही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, जैव विविधता मापने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा और थर्ड होता है आपका गामा। तो अब इनको तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, तो तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीनों को आप प्लीज़ अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और इसको एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, अल्फ़ा विविधता क्या है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो, सबसे पहले कहता है अल्फ़ा विविधता आपकी जो है, अल्फ़ा विविधता समुदाय के भीतर विविधता को इंगित करती है। यानी कि एक आपका समुदाय है तो ये उसी समुदाय के अंदर जितनी भी विविधता होगी उसको दर्शाएगी। आप समझे कि जैसे आपका एक समुदाय है, एक सर्कल है, इस समुदाय में जितने भी हैं वनस्पति, जो भी पारिस्थितिक तंत्र है, जो भी है, उसमें जितनी भी विविधता पाई जाएगी, ये जो अल्फ़ा विविधता, ये जो अल्फ़ा आपकी एक मापने की विधि है, ये अल्फ़ा बस आपको एक समुदाय के अंदर की विविधता को दर्शाएगी। तो अब देखो क्या कहता है, अल्फ़ा विविधता समुदाय के भीतर विविधता को इंगित करती है। ये एक ही समुदाय या निवास स्थान साझा करने वाले जीवों की विविधता को संदर्भित करती है। यानी कि जो एक ही समुदाय, एक ही निवास के अंदर रहते हैं, ये उन्हीं जीवों की यहाँ पे विविधता को दर्शाती है। तो समझ गए आप, अल्फ़ा विविधता का मतलब है, अल्फ़ा विधि का मतलब है जिसमें एक ही समुदाय, एक ही स्थान के अंदर की प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। फिर उसके बाद आपका आता है बीटा विविधता। तो इसमें कहता है बीटा विविधता समुदाय के बीच विविधता को इंगित करता है। अब समुदायों के बीच में आ गया, यानी यहाँ पे एक समुदाय की बात हो रही थी और यहाँ पे आप देखेंगे तो समुदाय, यानी कि 2 समुदाय से ज़्यादा की बात की जा रही है। सपोज़ एक समुदाय ये है, एक समुदाय ये है, तो ये इन दोनों के बीच में आपको दर्शाएगा कि इसमें क्या विविधता है। ये दोनों की कह सकते हो कि दोनों समुदाय की विविधता को यहाँ पे दर्शाने वाला है। तो कहता है बीटा विविधता समुदायों के बीच विविधता को इंगित करती है। निवास स्थान या समुदाय बदलने पर प्रजाति अक्सर बदलती रहती है। यानी कि जैसे ही एक स्थान से कहेंगे कि इस समुदाय में एक प्रजाति है, वो इस समुदाय से हटकर इस वाले समुदाय में चली जाती है, तो ये समुदाय में बदलती प्रजातियां कहलाएंगी। तो एक तरफ से दूसरी तरफ समुदाय में प्रजातियां बदल रही हैं, तो इसका मतलब है ये बीटा विधि के द्वारा यहाँ पे इसकी विविधता को दर्शाया गया है। ये एक समुदाय या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो इसको हम बीटा विधि के द्वारा जान सकते हैं, इसको इंगित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड। तो थर्ड आप देखेंगे, थर्ड ये दे रखा, तो कहता है गामा विविधता से तात्पर्य कुल भूमि दायरे या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता से है। पारिस्थितिक तंत्र की अल्फ़ा और बीटा विविधताओं का योग। तो यानी कि नॉर्मल सी बात कहूँ तो गामा पहली अल्फ़ा विधि और आपकी बीटा विधि दोनों को मिलाकर गामा विधि बनती है, जो पूरे क्षेत्र, पूरे भौगोलिक, यानी पूरी ये समझो एक पृथ्वी है, तो इसमें जितना ही भौगोलिक एरिया है, जितने भी आपका क्षेत्र है, उन सब की विविधता को यहाँ पे इंगित करती है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा मिलाकर आपका गामा विधि बनती है। तो इस तरीके से हो गए आपके तीनों विधि। तो आई होप आपको पता चली होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फिर इसके बाद आपका पॉइंट आता है, नया टॉपिक आता है कि जैव विविधता के क्या मूल्य हैं। तो जैव विविधता का मूल्य इसकी व्यावसायिक उपयोगिता, पारिस्थितिक सेवाओं और सामाजिक और सौंदर्य मूल्य के संदर्भ में बहुत बड़ा है। जैव विविधता कई तरीके हैं और इसके विभिन्न रूप मनुष्य के लिए मूल्यवान है, इंपॉर्टेंट है। तो जैव विविधता के मूल्य निम्न यहाँ पे दे रखे हैं, तो एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है उपभोग्य मूल्य है। पहला आपका उपभोग्य मूल्य है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जैव विविधता एक अनिवार्य आवश्यकता है। यानी कि उपभोग्य यानी कि अपने मतलब कि कह सकते हो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए तो उपभोग्य मूल्य बहुत ज़रूरी है। एक जैव विविधता का इम्पोर्टेंस क्या है, उपभोग्य मूल्य। जैसे आपका मछली है, आपका भेड़ बकरी मांस,
बत्तखें, तो ये सब क्या है, एक तरीके से आपका उपभोग्य मूल्य है जिनसे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, खा सकते हो। जैसे पौधे हैं, पौधों में सब्जियाँ हैं, आपके फ्रूट्स हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उपभोग्य मूल्य माना जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है उत्पादक मूल्य। देखो, कुछ जीव व्यावसायिक रूप से उपयोग योग्य है, यानी कि एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ जीव जो व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं, जहां उत्पाद का विपणन और बिक्री की जाती है। पशु उत्पाद जैसे हथियारों के दांत, हिरण के कस्तूरी, रेशम के कीड़े का रेशम, भेड़ बकरियों से ऊन, तो इस तरीके से उत्पादक मूल्य भी यहाँ पे जैव विविधता का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सामाजिक मूल्य। तो देखो, ये मैं आज जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। तो देखो, सामाजिक मूल्य क्या है? ये लोग के सामाजिक जीवन, धर्म और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े हुए मूल्य हैं। हमारे देश में कई पौधे पवित्र माने जाते हैं, जैसे तुलसी, आम के पत्ते, केले के पत्ते आदि। तो यानी कि कह सकते हैं एक सामाजिक मूल्य भी है, क्योंकि जो समाज में रहने वाले धार्मिक लोग हैं, जो किसी न किसी धर्म से रिलेट करते हैं, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा जो जीव है, जो प्रजाति है, जो पेड़ पौधे, वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसको एक सामाजिक मूल्य का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे गाय, सांप, बैल, मोर जैसे जानवर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पूर्ण स्थान रखते हैं एक धर्म के लिए, किसी प्रजाति के लिए। तो इस तरीके से है कि इनकी पूजा भी की जाती है। इस प्रकार जैव विविधता के अलग अलग सामाजिक मूल्य जुड़े हुए हैं समाज से। ठीक है, तो सामाजिक मूल्य आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है नैतिक मूल्य। क्या है? तो नैतिक मूल्य का अर्थ है कि मनुष्य किसी निश्चित प्रजाति का उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन इस तथ्य को जानना यह है कि प्रजाति प्रकृति में मौजूद है, खुशी देता है। यानी कि नैतिक मूल्य का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रकृति में जो प्रजाति मौजूद है उससे वो खुशी देता है क्या नहीं। यानी कि यहाँ पे देखो लिखा है, कबूतर की एक अनोखी प्रजाति, छोटे पैरों वाला भूरे सफ़ेद पक्षी अब इस धरती पर नहीं है। तो इस तरीके की प्रजातियाँ लुप्त हैं। तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य में ये है कि जो प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो एक कह सकते हो मानव के ही द्वारा, जो गलत तरीके से अपना जीवन यापन करता है, शिकार करता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं प्रजातियाँ। तो कहीं ना कहीं एक नैतिक मूल्य भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एक जैव विविधता में। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि सौंदर्यात्मक मूल्य भी है, यानी कि जो एक प्रकृति है उसका एक सौंदर्य जो है उसको भी देखने का यहाँ पे मूल्य माना गया है। जैव विविधता में सौंदर्य भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूल्य है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक है, जो एक घूमने फिरने की जगह हैं, तो वो एक विशाल हिस्सा है यात्रा करने के लिए। जैसे आपका उत्तराखंड है, पहाड़ी इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्राकृतिक जैव विविधता है जो कि एक सौंदर्यात्मक मूल्य यहाँ पर माना जाता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और नया पॉइंट, आपका न्यू टॉपिक आता है कि जैव विविधता को खतरा, यानी कि जो जैव विविधता है, जो आप कह सकते हो वन्य जीव हैं, स्थलीय जीव हैं, रेगिस्तानी जीव है, पेड़ पौधे हैं जिनकी प्रजातियाँ कम हैं, जो आपको मुश्किल से देखने को मिलती है, तो उसको कैसे खतरा है, तो यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं। तो देखो, सबसे पहला है मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो हमेशा पॉइंट हर जगह आप फिट कर सकते हो। तो सबसे पहला है मानव जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि देखो पर्यटन का उपयोग करें। देखो कैसे, मतलब कि मानव की जनसंख्या अगर बढ़ती गई तो जो पक्षियों के रहने की जगह है, जो जानवरों की रहने की जगह है, वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगी, तो उनको कम जगह मिलेगी रहने के लिए। तो इससे क्या होगा, फिर उनकी जो विविधता है, जो उनकी प्रजातियाँ है, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। तो एक मानव जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ये एक खतरा है जैव विविधता के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये पॉइंट। आगे चलते हैं। फिर इसमें आपको सेकंड पॉइंट देखने को मिलेगा अवैध शिकार। देखो, अब जैसे शिकार कोई अपने मनोरंजन के लिए करता है, तो बहुत सारी, मतलब कि शिकार भी उन्हीं चीज़ों का करा जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या उनकी संख्या कम है, तो ऐसी जगहों की, ऐसी प्रजातियों की, ऐसे जानवरों की यहाँ पे शिकार किया जाता है। अगर आप अवैध शिकार करोगे, अवैध का मतलब क्या है, जो जानवर, जो प्रजाति बहुत कम है, आप उसका शिकार करोगे तो वो अवैध माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे बाघ हैं, हाथी के दांत है, सींग है, तो उन सबको विदेशी बड़े पैमाने पर जो है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे भालू है, तो ये क्या है, ये ऐसी प्रजाति है जिनकी विविधता बहुत कम है। अगर आप इनके अवैध शिकार करोगे, यानी कि इनका शिकार करके इनकी आप खाल बेच दोगे, हाथी के दांत बेच दोगे, गेंडों के सींग बेच दोगे, है ना, तो अगर ऐसे काम आप करोगे जो कि अवैध हैं, तो ये शिकार अवैध शिकार माना जाएगा। तो अवैध शिकार करोगे तो इससे जैव विविधता को बहुत बड़ा खतरा है। तो देखो, मैं आपको
एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा सा थ्योरी बेस पढ़ लेना बुक से, मैं भी आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप बुक से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, बस आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एग्ज़ाम में लिखना होगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है मानव वन्य जीवन संघर्ष। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ऐसी क्षति, ऐसा नुकसान जिसमें मानव का भी नुकसान हो रहा है, यानी व्यक्ति का भी नुकसान हो रहा है, और साथ ही उससे प्रजाति जानवर का भी यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो ये कहता है कि ओडिशा के संबलपुर में पिछले 5 वर्षों में हाथियों ने 195 इंसानों को मार दिया, है ना। अब 100 हाथियों ने 195 लोगों को मार दिया। उसकी कार्रवाई में क्या हुआ, जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ, जो वहाँ के कह सकते हो लोकल बंदे थे, जो लोकल ग्रामीण थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 98 हाथियों को मार डाला है और 30 से अधिक हाथियों को वहाँ पे घायल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे मानव को भी नुकसान पहुँचा और इससे जो वहाँ की प्रजाति है, जानवर है, उनको भी नुकसान पहुँचा। तो अगर आप मानव वन्य जीवन संघर्ष करोगे तो उससे जैव विविधता को बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप जानवरों के बीच रहोगे तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके जवाब में आप उनको नुकसान पहुंचाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा काम नहीं करना बिल्कुल भी। जो वन विभाग होता है आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो, कंप्लेंट करोगे तो उसका हल निकालेंगे, बट लेकिन आप बदले में उनको भी मारोगे तो उनको जैव विविधता को यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो आई होप आपको वन मानव जीवन संघर्ष पॉइंट समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं अब। फिर उसके बाद पॉइंट आता है भारत में लुप्त प्राय एवं स्थानिक प्रजातियां। अभी क्या होता है वो देख लेते हैं। पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है, लुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। लुप्त प्रजातियां कौन सी कहलाती हैं? वे पौधे, वे जानवर की प्रजातियां जिनका अस्तित्व खतरे में है, जो आने वाले समय में नष्ट हो सकती हैं, क्या खत्म हो सकती है, तो उनको क्या कहा जाता है? लुप्त प्रजातियां। अब ये लुप्त प्रजातियां जो हैं वो 4 तरीके की होती हैं। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है असुरक्षित, दूसरा है दुर्लभ, फिर है मध्यवर्ती और फिर है इसके बाद धमकाया। तो धमकाया थोड़ा वर्ड अजीब सा है, इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं अच्छे से। तो असुरक्षित सबसे पहले वर्ग में आती है असुरक्षित, यानी कि लुप्त प्रजातियां 4 प्रकार की हैं। पहला असुरक्षित, सेकंड दुर्लभ, तीसरा मध्यवर्ती और धमकाया। धमकाया क्या है इसको एक बार देखेंगे। लुप्त प्राय हो सकती है कि बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली प्रजाति, इनको कहा जा सकता है। तो ये पहला कहता है लुप्त देखो लुप्त प्राय प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ है। तो अब इनके 4 जो पॉइंट हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बाघ, गेंडा, हाथी, चिड़िया, तो ये विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं। आप देखोगे पहले 10 साल पहले मैंने देखता था कि हमारे आसपास पेड़ पौधों पर जो चिड़िया बहुत ज़्यादा रहती थी, बट लेकिन अब आज के टाइम में 2, 3, 4, 5 चिड़िया देखने को मिलती है, अब वो देखना बंद हो गई। तो इस तरीके से ये क्या है, एक लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। ठीक है, तो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं तो आप इनको पढ़ेंगे और एग्जाम में भी जरूर लिखेंगे। अब आपकी सेकंड यूनिट आती है जैव विविधता और उसका संरक्षण। जैव विविधता क्या है वो चीज़ मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ। अब उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं जैव विविधता के बारे में नहीं बताऊँगा, जैव विविधता मैंने बता दिया। अब उसका संरक्षण कैसे किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए यहाँ पे इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण विधि अपनाई गई है। तो जैव विविधता को कैसे संरक्षण देता है तो उसकी विधि यहाँ पे बताई गई है इन सीटू और एक्स सीटू। तो इन सीटू संरक्षण ये सभी जीवित प्रजातियों, विशेषकर जंगली और लुप्त प्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित करने की विधि है। यानी कि इन सीटू संरक्षण क्या है, ये सभी जीवित प्रजातियाँ हैं, मतलब कि ये सभी जीवित प्रजातियों को, जंगली प्रजातियों को और जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ जो आने वाले टाइम पे ख़त्म हो सकती हैं, जो लुप्त हो सकती है, उन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं उनको वहाँ पे और उनके पर्यावरण में सुरक्षित करने की विधि है। यानी कि उनको जहाँ उनका प्राकृतिक आवास है, यानी कि जैसे चिड़िया है तो उनका क्या है प्राकृतिक आवास, क्या है, पेड़ है ना। ऐसे जो हाथी है उनका क्या है, बड़े जंगल है। तो इस तरीके से उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास यानी जिस एरिया में और जिस जंगल में जिस आवास पर रह सकते हैं उनको उसी आवास पर रखकर उनको पर्यावरण में संरक्षित किया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है। तो ये होता है इन सीटू संरक्षण। इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर कहता है जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान,
वन्यजीव अभ्यारण्य और आदि शामिल है। यानी कि इन सीटू संरक्षण में ये बायोस्फीयर रिजर्व ये एक कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सीटू संरक्षण करते हैं। फिर है पर्यावास को प्रकृति में मौजूद अन्य सभी प्रजातियों के साथ संरक्षित किया जाता है। नेटवर्क में शामिल विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के साथ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में संरक्षित क्षेत्रों के रूप में जंगलीपन को अलग करके सभी स्तरों पर जैव विविधता को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित किया जाता है। तो इस तरीके से इन सीटू संरक्षण किया जाता है, जो कि एक विधि है जैव विविधता को संरक्षण करने का, है ना, उनको प्रोटेक्शन देने की एक विधि है इन सीटू संरक्षण। तो 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं पूर्व स्थानीय संरक्षण आपका है। फिर पूर्व स्थानीय संरक्षण, ये भी आपका जो ये यहाँ पे अलग से आपको समझ नहीं आएगा। ये जो पूर्व स्थानीय संरक्षण है ना, ये आपका एक्स कह सकते हो, ये आपका XC2 है। ठीक है, क्या है आपका XC2। आपने अभी इन सीटू पढ़ लिया, अभी ये क्या है XC2 है आपका, जो कि नीचे हिंदी में थोड़ा सा अलग ट्रांसलेट कर दिया गया है, बट लेकिन पूर्व स्थानीय संरक्षण का मतलब यहाँ पे क्या है XC2। ठीक है, आप इससे XC2 पढ़ेंगे, नोट कर लेना। तो अब XC2 विधि क्या है, तो यह है प्राकृतिक आवास के बाहर प्रजातियों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थिति में सुरक्षित करना। यानी कि जो प्राकृतिक आवास के बाहर रहती हैं, सपोज कोई कह सकते हो जो बड़े तालाब में मछलियाँ हैं, आप उन मछलियों को अपने घर पे लाकर फिश टैंक में डाल देते हो, तो अब उनको सावधानीपूर्वक ही तो आप रखोगे। ये थोड़ी है कि ऐसे छोड़ दिया खुद खाना खा लेंगे, जैसे तालाब में मछलियाँ खुद अपना खाना ढूंढ लेती हैं। तो उस तरीके से प्राकृतिक आवास में है वो, तो उन्हें पता है कैसे हमें खाना ढूंढना क्या है। बट लेकिन आप एक बड़े कांच के कह सकते हो बॉक्स में उनको रख दोगे, तो उसमें खाना थोड़ी मिलेगा। जब आप खाना डालोगे जब भी तो खाएंगे। तो ऐसे क्या है, प्राकृतिक आवास से जो बाहर की प्रजातियाँ जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रह रही हैं, उनको अलग से कोई आवास दे दिया गया है, तो उनको वहाँ पे सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थिति में रखा जाता है। तो वही आपका क्या है XC2 संरक्षण है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ लेना, मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया, आप थोड़ा इसको समझना। फिर यहाँ पे इसके थोड़े से दे रखे हैं कि मद्रास मगरमच्छ ट्रस्ट बैंक है, जो मगरमच्छों की सफलता प्रयोजन का मतलब कि एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना कह सकते हो जो उनके संरक्षण हेतु काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फिर आगे देखते हैं पॉइंट। अब इसके बाद आता है जैविक विविधता अधिनियम 2002। अब ये आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैविक विविधता अधिनियम क्या है, उसके बारे में समझाओ, उसका उद्देश्य क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो देखो अब क्या है, जैविक विविधता किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो देखो अभी ये लाइन है ना, ये आप लाइन कभी भी कहीं पे भी फिट कर सकते हो। अगर जैव विविधता के संरक्षण अधिनियम की बात आती है, तो अधिनियम तो बहुत हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो आप जैव विविधता किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये लाइन आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो। तो कहता है इसलिए जैव विविधता का संरक्षण अधिक महत्व रखता है। जैव विविधता को कानूनी ढांचे में लाने का पहला प्रयास जैव विविधता विधेयक 2000 द्वारा किया गया था, जिसे 2 दिसंबर 2002 को लोकसभा द्वारा और दिसंबर 2002 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। देखो इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी जब भी कुछ होगा। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको डेट तो याद करनी पड़ेगी। फिर इसका उद्देश्य दे रखा है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है, उद्देश्य समझेंगे। तो पहला कहता है जैव विविधता का संरक्षण करना। देखो जैव विविधता का जो अधिनियम है वो हमेशा इसी उद्देश्य के ऊपर बना है कि जैव विविधता की यहाँ पे संरक्षण किया जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए। तो जैव विविधता का जो अधिनियम 2002 है उसका पहला उद्देश्य क्या है, जैविक विविधता का संरक्षण। अब यहाँ पे देखो ये बस एक लाइन दे रखी है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से ये जैव विविधता का संरक्षण आप डालेंगे हेडिंग ब्लैक पेन से। फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर इसके बारे में लिख देना कि कैसे जैव विविधता को नुकसान होता है। तो उसको कम करने के लिए, लुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए जैव विविधता बनाया गया, तो उसका विधायक यहाँ पे संरक्षण करना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आपको हर हेडिंग में ये जो लाइनें हैं इनको हेडिंग बना कर आपको उसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। तो पहला उद्देश्य हो गया जैव विविधता का संरक्षण करना है। फिर है जैव विविधता के घटकों को सतत उपयोग। जो जैव विविधता के घटक है उनका सतत, यानी सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली, सतत यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उस घटक को यानी कि जैव विविधता को देख पाए। सपोज करो आज आप इस डेट में चिड़िया नहीं देख पा रहे, है ना, आप चिड़िया नहीं देख पा रहे,
तो अभी आप देख पाओगे कि आज से 5 साल 10 साल पहले चिड़िया की संख्या आप देख पाते थे 50, बट आप देख पा रहे हो 10। तो क्या होगा, आने वाले 10 साल बाद क्या आप एक चिड़िया भी देख पाओगे? तो अगर आप ही नहीं देख पाओगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे प्रजातियों को देख पाएगी? तो यहाँ पे सतत का मतलब यही है कि इस तरीके का सतत उपयोग है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस प्रजाति जैव विविधता को देख पाए। तो सतत का मतलब समझ गए कि आप भी उसका ऐसा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसको देख पाए। तो सतत का मतलब यहाँ पे यही है। तो जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना है। फिर कहता है जैविक के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों को उचित और न्याय संगत बंटवारा विविधता, यानी कि जैविक जो आपके उपयोग है, जो उससे उत्पन्न लाभ होते हैं उनको न्याय संगत बंटवारा यानी कि विविधता, यानी उसका अच्छे से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। तो ये अधिनियम के यहाँ पे दे रखा है, अधिनियम कार्यान्वयन नियम 2004 को विनियमित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 द्वारा एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो ये आपके उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जे अधिनियम के प्रावधान क्या है, यानी कि इसके संरक्षण 2000 अधिनियम के प्रावधान क्या है। तो देखो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें उसके कह सकते हो उद्देश्य भी लिखने होंगे, प्रावधान भी लिखने होंगे, उसके क्या फ़ायदे वो भी लिखने होंगे। तो ये सारा मिलाकर आपका 15 नंबर का आंसर या क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके प्रावधान क्या है इस अधिनियम के। भारत सरकार की मंजूरी के बिना, कि मतलब भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी आनुवांशिक सामग्री जो भारत की है, जो भारत में है, उसको देश से बाहर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध है। तो ये इसका प्रावधान है, ये इसका रूल है। ठीक है, फिर है भारत सरकार की अनुमति के बिना जैव विविधता या संबंधित ज्ञान पर पेटेंट जैसे का दावा करने वाले सभी व्यक्ति प्रतिबंध, यानी जो भारत सरकार के अनुमति के बिना, यानी कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई काम होएगा नहीं, वो सब क्या होगा, कह सकते हो प्रतिबंध है। कि अगर आप जैव विविधता या उसका कोई पेटेंट जैसा करने का दावा करते हो तो भारत सरकार के बिना वो प्रतिबंध है। ठीक है, स्थानीय समुदायों के को ऐसे प्रतिबंधों से छूट देते हुए भारतीय नागरिकों द्वारा जैव विविधता के संग्रह और उपयोग का विनियमन है। यानी कि जो स्थानीय समुदाय हैं, एक कस्बे के हैं, जो जैसे अलग अलग तरीके की आप देखते होंगे, किसी के पास हाथी है ना, तो वो हाथी का वहाँ पे मतलब कि कह सकते हो वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर रहा है, पर लेकिन उसको कोई ना नुकसान पहुँचा रहा, ना उसको अपने देश से बाहर ट्रांसफ़र कर रहा, तो वो समुदाय को छूट दी गई है वहाँ पे उसको इस्तेमाल करने की। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मौद्रिक रिटर्न, संयुक्त अनुसंधान और विकास, संयुक्त IPR, स्वामित्व आदि सहित जैव विविधता के उपयोग से होने वाले लाभों का साझा करने का उपाय है। यानी कि जैव विविधता से जो भी कह सकते हो लाभ हो रहा है। सपोज एक चिड़ियाघर है, अब चिड़ियाघर में आप देखोगे तो बहुत सारी जो लुप्त प्राय प्रजाति है ना, तो उनको चिड़ियाघर में सेफ रख रखा है। तो वहाँ पे अब लोग देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप टिकट कटवाते हो, जो उससे जो भी लाभ हो रहा है। तो ये चीज़ जो यहाँ पे दे रखा है ना, ऊपर की जितने भी उपाय हैं उनके द्वारा ये जो लाभ का बंटवारा है वो किया जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता यार उससे पैसा भी तो कमाएंगे। चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर में आप देखोगे आपको बाघ भी देखने को मिलेगा, आपको वाइट मोर देखने को मिलेगा, जो आपको नॉर्मली नहीं दिख सकता ना, तो वो चिड़ियाघर में चीज़ें दिखती हैं, वो जानवर वो प्रजाति आपको देखने को मिलती है। तो उससे जो टिकट से पैसा मिलता है वो एक तरीका का जैव विविधता से उत्पन्न होने वाला लाभ है, जो बंटवारा उसका किया जाता है। तो इस उपायों से इनका बंटवारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, परियोजनाओं के आवास और प्रजाति संरक्षण, विभिन्न विभागों और क्षेत्रों की योजनाओं और नीतियों में जैव विविधता के एकीकरण सहित जैविक संस्थानों के स्थायी उपयोग को संरक्षित करने का उपाय है। यानी कि जो क्षेत्रों की योजनाएं हैं, जो परियोजनाओं के आवास और प्रजाति संरक्षण है, तो ये कहीं ना कहीं इनका उपाय है प्रावधान में। फिर उसका कहता है 6 पॉइंट में कहता है स्थानीय समुदायों को अपने संस्थानों के उपयोग में हिस्सेदारी का प्रावधान और ज्ञान और उसके लिए शुल्क लेना। यानी कि जो स्थानीय समुदाय हैं तो अपने संस्थानों के उपयोग में हिस्सेदारी का प्रावधान है। यानी कि जो कह सकते हो कि जैव विविधता में जो स्थानीय है ना, उनको छूट दी गई है कि वो जो जैव विविधता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसका शुल्क भी तो वो लेंगे, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए उनको शुल्क भी लेना है, उनको ज्ञान भी है, तो उसके लिए वो शुल्क लेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रावधान है। फिर है स्वदेशी या पारंपरिक कानूनों का संरक्षण, जैसे उनका पंजीकरण ज्ञान। यानी जो स्वदेशी पारंपरिक
कानूनों का संरक्षण है, उसका यहाँ पे पंजीकरण का ज्ञान है। तो इस तरीके से इसके प्रावधान है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग का विनियमन है ना। तो ये सारे इसके पॉइंट हैं, तो आप इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेना। जितना मैं समझा सकता हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसके बाद है कि अधिनियम 2002 में क्या है कि प्राधिकरण के कार्य भी दे रखे हैं। तो पहला है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संस्थानों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित न्यायसंगत बंटवारा है। यानी कि प्राधिकरण का कार्य यह है कि वो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित सभी बातें केंद्र सरकार को बताए, उनको सलाह दे कि किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, और साथ ही उसका सतत उपयोग और जैविक संस्थानों और ज्ञान के उपयोग से जो लाभ अर्जित हो रहा है उसका बंटवारा यहाँ पे बताया जाए। तो इस तरीके से प्राधिकरण के ये कार्य है। फिर है राज्य जैव विविधता की गतिविधियों का समन्वय करे। यानी कि जो राज्य है, एक राज्य में चिड़ियाघर है ना, वहाँ पे जैव विविधता है, तो वो जो भी उसके अंडर में जो भी गतिविधि हो रही है तो उसकी जांच परख यहाँ पे उनको करनी है। तो ये प्राधिकरण के कार्य हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आप थर्ड पॉइंट, तो ये कहता है राज्य की जाँच, राज्य कि जैव विविधता को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड है, जो आपका प्राधिकरण है, उसका कार्य क्या है कि जो राज्य की जैव विविधता है उसको तकनीकी और उसका जो मार्गदर्शन है वो उसको यहाँ पे प्रदान करना है। फिर प्रयोजक जांच एवं अनुसंधान है, यहाँ पे प्रयोजक की जांच की जानी चाहिए एंड उसका अनुसंधान भी यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके कार्य हैं। तो ये सारे क्या है, एक प्राधिकरण के कार्य हैं। फिर आगे देख लेते हैं, ये आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। जितने मैं बता रहा हूँ उतना आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर में ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं, हर चीज़ के बारे में सोच समझ के आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में क्या आपके लिए 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी के साथ आ जाएगा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, उस पर चर्चा कीजिए, वो आपका 8 नंबर में आ जाएगा। तो जो अभी मैं ऊपर बताया मैंने अधिनियम 2002 मैंने जो आपको बताया वो आपका 8 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। और ये जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपका 7 नंबर में क्वेश्चन बनेगा 100%। तो इस तरीके से आपके टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन में ए बी पार्ट आएगा। ए आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा और बी में आपको जो ऊपर मैंने बताया उसके ऊपर बारे में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अब कहता है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो ये कहता है जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण है क्यों है ना। तो ये नीचे पॉइंट दे रखे, डायरेक्ट इन पे यहाँ पे फोकस करते हैं। तो कहता है जैव विविधता के घटकों का वर्तमान और संभावित उपयोग, विशेषकर तब जब हमारे पास ये जानने की या भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है कि भविष्य में क्या उपयोग होगा। यानी कि देखो जैव विविधता ऐसी है कि मतलब कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या उपयोग किया जाएगा, कितनी वैल्यू में किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो अभी से ही हमें जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना होगा ताकि वो आने वाले टाइम में बचे भी और उसका इस्तेमाल भी किया जाए। तो इसलिए जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। फिर है पृथ्वी की जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। जीवमंडल को मानव जीवन का समर्थन करने में सक्षम बनाना, यानी कि तो जीवन की जो जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जैव विविधता आवश्यक है। क्योंकि जैव विविधता का मतलब ही है कि जो आपके आसपास में वातावरण में पेड़ पौधे हैं, आपके वनस्पति हैं, आपकी प्रजातियां हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या है, इनके बिना क्या आपको लगता है जीवन चल पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हो कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है। सपोज पौधे हैं, पौधों को कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारियों को कौन खाएगा? मांसाहारी। मांसाहारियों को कौन खाएगा? इंसान। अगर इनमें से एक भी चेन यहाँ पे कट गई तो ये जीवन प्रणाली नहीं चलने वाली। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको पैटर्न दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं ना। तो इसके बाद ये 3 यहाँ पे चीज़ बता दी इन्होंने, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लेना, समझ लेना, जितना मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपका पॉइंट होएगा। फिर जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो जैव विविधता मैंने ऊपर बताया था आपको, तो उसमें 2 विधि बताई गई थी कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाता है। तो उसकी 2 विधियाँ मैंने बताई थी, एक था इन सीटू, दूसरा था एक्स सीटू। तो उन्हीं स्थितियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो इन सीटू इसको आप ऑन साइट संरक्षण भी कह सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है
देखो पहले तो मैंने ऊपर बता चुका हूँ इन सीटू और आपका एक्स सीटू क्या होता है ना, तो उसके बारे में ये इसमें पूरे में बताया गया है। जैव विविधता के संरक्षण में दो विधि होती हैं, पहला होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। इन दोनों विधियों के माध्यम से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। तो इन सीटू भी बता दिया आपको, और आपको एक्स सीटू भी बता दिया, तो इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी यूनिट क्लियर करूँगा। तो मुझे पता है कि जो बच्चा देख रहा है वीडियो वो स्टार्टिंग से देख रहा है, ठीक है। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ इन सीटू और आपका एक्स सीटू विधि क्या है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बट लेकिन आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक्स सीटू के बारे में दे रखा है कि एक्स सीटू क्या है, कि ऑफ साइट संरक्षण है। ये किसी पौधे या जानवर की लुप्त प्रजातियों की आबादी को असुरक्षित या खतरे वाले निवास स्थान से हटाकर उसको सही से यानी कि मनुष्य की देख रेख में रखता है। यानी कि उसको जो उसका कह सकते हो एक लुप्त प्रजाति है, उसका आवास स्थान जो उसका नेचुरल आवास स्थान है वो वहाँ पे रह रहा है, बट लेकिन हमें ये नहीं पता वो वहाँ पे जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। तो क्या करते हैं, वो मनुष्य की नज़र में उसको रखते हैं, उसको चिड़ियाघर टाइप में रखते हैं, और उसका वहाँ पे खान पान देखते हैं, उसकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस तरीके से एक्स सीटू की मदद से आप जैव विविधता का संरक्षण यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ये देखो ये अलग से ही क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट की प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसके बारे में आपको बताना हो। तो आप इसको पढ़ेंगे केस स्टडी क्या है। देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि बाघों की जो है वो संख्या गिरती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है उसको टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे नाम दिया गया है। तो उसकी पारिस्थितिकी जो मूल्य है वो आपको बताना है। यहाँ पे एक डेट दे रखी है, इसको यहाँ पे देखेंगे कि 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अब प्रारंभ में परियोजना में 9 बाघों अभ्यारण्य के साथ शुरू की गई थी, यानी 9 बाघों के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया था, और जिसमें 268 बाघों की आबादी के साथ 16,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र शामिल था। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इनको एक स्थान दिया जाता है जहाँ पे इनकी जो संख्या है उसको वहाँ पे कह सकते हो उनको संभाल के रखा जाता है, यानी कि उनको जीवन यापन अच्छे से कराया जाता है, ताकि उनकी जो लुप्त प्रजाति है वो लुप्त ना होकर स्थानिक यानी कि नॉर्मल प्रजाति में आ जाए, है ना। तो ये एक क्या है, ये टाइगर प्रोजेक्ट है जिसमें इनकी आबादी को बचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट हुआ। आगे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जंगली जानवरों का पूर्व स्थिति संरक्षण की, मतलब चिड़ियाघर में जंगली जानवरों का कैसे संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पे वो बताया गया है ना। तो पूर्व स्थानीय संरक्षण में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकों का यहाँ पे विवरण है। तो पहला है बंदी प्रजनन। तो क्या है ये, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण रणनीति में से एक है। लुप्त प्राय और खतरे वाली प्रजातियों के कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम परिचित कार्यक्रम बन गए हैं, जो जैव विविधता और चीता जैसी प्रजातियों के अस्तित्व की योजना को संरक्षित करने का प्रयास करती है। यानी कि जो ये कह सकते हो जिनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा है, कि जैसे चीता है, चीता अभी हमारे कह सकते हो देश में है, तो उसकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, उसका अस्तित्व में रखने के लिए यहाँ पे योजना संरक्षित की गई है, यानी उसका प्रयास किया जा रहा है। फिर उसके बाद है भ्रूण भंडारण। पॉइंट सेकंड है भ्रूण भंडारण और स्थानांतरण प्रौद्योगिकी। भ्रूण स्थानांतरण और कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक है जो प्रयोगशाला जानवरों और खेत जानवरों के बीच विकसित की गई है। लुप्त प्राय प्रजातियों की बंदी आबादी की प्रजनन क्षमता को सुधार करने के लिए संभावित रूप से बहुत उपयोगी, यानी कि जो उनके कह सकते हो जो उनकी आबादी में जो कमी आ रही है उसको ठीक करने में ये एक उपयोगी यहाँ पे विधि है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, इस प्रकार इसकी तकनीकों पर मुख्य रूप से स्तनधारियों के लिए काम किया गया है। फिर कृत्रिम गर्भाधान यानी कि कह सकते हो लुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए यहाँ पे किया गया है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट देखोगे तो कृत्रिम गर्भाधान है। इसमें क्या है कि मतलब कि जो शुक्राणु है उनको पहले से जमा कर लिया जाता है, उनको सेव कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका बाद में भी इस्तेमाल किया जाता है अनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए, है ना। तो सारी चीज़ें क्या हैं, जो लुप्त प्रजाति है जिनका अस्तित्व खतरे में, क्या जंगली है, तो उनको चिड़ियाघर में रखकर इन सारी तकनीकों का इस्तेमाल करके उनकी प्रजातियों को बढ़ाने की यहाँ पे तकनीक बताई गई है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा डाउट कर लेना इनको अच्छे से। देही कोशिका फ्लोनिंग ऐसी सारी चीज़ें तकनीक हैं जो आप मतलब कि प्रजातियों को उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए तकनीक है, ये इनका इस्तेमाल किया जाता है चिड़ियाघरों में, ना। पालन पोषण है, पालन पोषण आपको पता है कैसे,
तो स्थानांतरण है, परिचय, ये सब चीज़ें आपकी उन्हीं में आती है, तो उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना, वैसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट आता है, आर्द्र भूमियाँ क्या है। आर्द्र भूमियाँ क्या है? भारत में आर्द्र भूमियों विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित है, जिनमें लद्दाख के ठंडे शुष्क क्षेत्र से लेकर इम्फाल की आर्द्र जलवायु तक सीमित है। राजस्थान का गर्म शुष्क क्षेत्र से लेकर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मध्य भारत तक दक्षिणी प्रायद्वीप की आर्द्र भूमि आर्द्र क्षेत्र है। यानी कि वो सब क्षेत्र जहाँ पे कह सकते हो जो ठंडी ज़मीन है ना, जहाँ पे कह सकते हो खेती नहीं होती है, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे आर्द्र भूमियों में आती है। तो अब यह है कि पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्यों? तो विशेष रूप से प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्र भूमि का एक अच्छा प्रतिनिधि उदाहरण जो उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है। प्राकृतिक में पर्याप्त जल वैज्ञानिक जैविक या पारिस्थितिकी भूमिका निभाता है और एक प्रमुख नदी बेसिन तटीय प्रणाली का कामकाज है। यानी कि जो नमी में रहती है ना, यहाँ पे आर्द्र भूमि का मतलब वहाँ पे वही है। फिर एक विशेष प्रकार की आर्द्र भूमि या दुर्लभ असामान्य हो सकती है। दुर्लभ असुरक्षित या लुप्त प्राय के सराहनीय संयोजन का समर्थन करता है। पौधों को जानवरों की प्रजातियाँ उप प्रजातियाँ हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्द्र भूमि विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास है, जिंदगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जल पक्षी है, क्योंकि आर्द्र भूमि उथला पानी है। ठीक है, तो इस तरीके से यह हो गया आपका आर्द्र भूमि। फिर आपका पॉइंट आता है यहाँ पे जैव विविधता के हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली बात की गई है कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट पृथ्वी के वे स्थान हैं जहाँ उच्च जैव विविधता है और मानव के लिए खतरा है। यानी कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट शब्द 1988 में ब्रिटेन की जीव विज्ञानी नॉर्मन मारेफ द्वारा दिया गया था। मेयर ने हॉटस्पॉट को एक जैव भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट यानी कि जहाँ पे जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है और वहाँ पे मानव जीवन को खतरा है। ठीक है, वहाँ पे मानव अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, उसको वहाँ पे खतरा है। तो और जैव विविधता का हॉटस्पॉट जहाँ पे जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पे जानवरों की प्रजाति, पक्षियों की प्रजाति, पेड़ पौधों की प्रजाति, वनस्पतियों की प्रजाति ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट। तो देखो अब यहाँ पे जैव हॉटस्पॉट जो है जैव विविधता के हॉटस्पॉट यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, सुदरलैंड और आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका। तो ये 4 हॉटस्पॉट है जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझना क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आपका आता है IUCN लाल सूची। अब ये क्या है? IUCN क्या है? प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में प्रजातियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। IUCN हर देश में प्रजातियों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करता है। यानी कि जो प्रजातियां हैं वो उनका सर्वेक्षण करता है हर राज्य में, हर क्षेत्र में, कि उनकी क्या वहाँ पे कंडीशन है, किस तरीके की है। फिर उसके बाद वो रेड डेटा लिस्ट प्रकाशित करता है, जिसमें जो कह सकते हो जो प्रजाति वर्तमान में सही है वो आगे नहीं होगी, तो उनके लिए रेड डेटा लिस्ट प्रकाशित करता है। अब आपको समझ आ गया कि IUCN क्या है और वो लाल सूची क्या है। अब यहाँ पे आपका दूसरा, थर्ड, सेकंड जो भी है, आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है सतत विकास और वहनीयता। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहना वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही आप वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता चल सके कि बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी। तो देखो अब देखो यहाँ पे सतत विकास के बारे में बात की गई है। तो देखो सतत विकास मैंने आपको बताया था सतत मतलब क्या होता है। सतत का मतलब ऐसी चीज़ है कि जो वर्तमान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिना कोई सेक्रीफाइस किए, है ना, कि मतलब कि एक लिमिट में हम अपना काम करें, अपना इस्तेमाल करें संसाधनों का, जो कि आने वाली पीढ़ियों का भी उसको इस्तेमाल कर पाए, तो उसको सतत विकास यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यह एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण पर प्रभाव को कम करते हुए जीवन की बेहतर गुणवत्ता की ओर ले जाता है। इसकी ताकत यह है कि मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के परस्पर निर्भर को स्वीकार करता है। अब सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गतिविधि से आर्थिक विकास की उम्मीद की जाती है, उसे इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। अगर आप कोई संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जैसे पेट्रोल कोई बेच रहा है, तो बट लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा उससे
कमाई करना चाह रहे हो, आप उसका ज़्यादा आर्थिक विकास चाह रहे हो, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा उसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो उसके ऊपर भी आपको विचार करना पड़ेगा। तो इसको सतत विकास में कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रखा है स्थिरता के प्रकार, स्थिरता के प्रकार। अब पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि स्थिरता होती क्या है। यहाँ पे स्थिरता का मतलब जो है वो सतत विकास है उसी से रिलेट करता है। यहाँ पे स्थिरता यानी स्थिरता एक बैलेंस बनाना को, जो एक बैलेंस बनाए रखे ना, तो उसको स्थिरता कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्थिरता के प्रकार बता रखे हैं। पहला आपको बताया गया है पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता आर्थिक और सामाजिक प्रगति को छेड़े बिना जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। यानी कि आप कह रहे हो कि हमें आर्थिक यानी कि हमें पैसा भी कमाना है, हमें अपने समाज की प्रगति भी करनी है, बट लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ करना चाहते हो बट उससे जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उसका संरक्षण होता है, तो उसको हम कहते हैं पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है। अब आपको समझ आया तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली शॉर्ट आउट बता रहा हूँ एकदम क्लियर कि इसका मतलब ये है ना। तो उसके बाद आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है आर्थिक स्थिरता। अब क्या है, जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो इसका संरचना बनाई जाती है कि जिसमें व्यय और राजस्व शामिल होता है, यानी कि उसमें आपका कह सकते हो एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम शामिल होती है। एक बार जब दोनों कारकों के बीच संतुलन बन जाता है तो कंपनी लाभ कमाती है। आर्थिक स्थिरता से तात्पर्य संगठन की अपने संस्थानों का प्रबंध करने और लंबी अवधि में जिम्मेदारी से मुनाफा कमाने की क्षमता से। यानी कि आर्थिक स्थिरता क्या है, जहाँ पे आप संसाधनों का प्रबंध भी कर पा रहे हो और लंबे समय तक मुनाफा भी कमा पा रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, आर्थिक स्थिरता, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है सामाजिक स्थिरता। किसी भी समुदाय में जहां आर्थिक गतिविधियां एक विशिष्ट वातावरण में की जाती है, हमें स्थिरता के 3 परस्पर जुड़े हुए रूप में मिलते हैं, पर्यावरणीय, आर्थिक और एवं सामाजिक। हालांकि विशेष रूप से सामाजिक स्थिरता का लक्ष्य विशिष्ट सामाजिक समूहों की एकजुटता और स्थिरता को मजबूत करना है। यानी कि आप देखो कि समाज में आपको हर तरीके का प्रकार का व्यक्ति मिलेगा और वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे उसका लक्ष्य क्या है, सामाजिक स्थिरता का लक्ष्य है कि एकजुट होकर आगे बढ़ना, स्थिरता बनाए रखना ही आपका सामाजिक स्थिरता यहाँ पे कहलाता है। फिर उसके बाद आपकी न्यू यूनिट आती है जिसमें है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। यानी कि पर्यावरण से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। क्या क्या समस्या पर्यावरण में आती हैं वो सारी हम इसमें बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपकी ग्रेजुएशन में बहुत टाइम है। तो अब देखो क्या है, अब देखोगे आप पर्यावरण में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे कहोगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। पहले क्या होता था, आप देखोगे तो गर्मी पहले बहुत पड़ती थी, मतलब कि गर्मी तो कम, आप देखोगे यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती थी, है ना। बट लेकिन आप आज के टाइम में क्या हो रहा है, ठंड भाई पड़ ही नहीं रही। अब देखो दिसंबर चल रहा है पर कोई ठंड का पता ही नहीं क्या है या नहीं है। तो क्या है, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, आपका जलवायु परिवर्तन है, सब चीज़ें क्या है, एक वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे हैं, समस्या है। तो सबसे पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग आती है। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से हुआ है, यानी एनवायरनमेंट जो भी है उससे हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आसपास, जो भी हमारे आसपास होता है उससे हमारे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो अब ये कहता है जैविक और अजैविक घटकों के बीच परस्पर क्रिया से पृथ्वी ग्रह पर एक कार्यात्मक परिस्थिति तंत्र और टिकाऊ जीवन का निर्माण होता है। हमें सभी बुनियादी वस्तुएं और सेवाओं पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि मानव जनित गतिविधियों और मानव जाति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अस्थिर उपयोग ने पर्यावरण पर और धरती माता को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जो कि एक आपका ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, ईंधन जला रहे हैं, कोयला खर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो आपके लिए एक वैश्विक कह सकते हो बहुत बड़ा आपका वैश्विक मुद्दा है पर्यावरण का। इसमें आपका प्रदूषण होगा, जो पर्यावरण का आपका कह सकते हो वायु इस तरह वो ख़राब होगा, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी और आपका एक वैश्विक मुद्दा बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना, ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर 10 नंबर में आ सकता है। फिर उसके बाद आता है अम्ल वर्षा। क्या है, जब कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं और तो सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। वे रसायन हवा में पानी और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड और सल्फेट और नाइट्रेट जैसे अन्य हानिकारक प्रदूषक बनाते हैं। ये अम्ल प्रदूषक वायुमंडल के ऊपर चले जाते हैं और फैलते हैं, वायु धाराओं द्वारा जाए जाते हैं और साथ ही इससे अंतः में अम्लीय वर्षा, कोहरे या बर्फ के रूप में जमीन पर लौट जाते हैं। अम्लीय वर्षा का संक्षारक प्रकृति कई प्रकार की पर्यावरणीय क्षति का नुकसान बनती है, कारण बनती है। ठीक है, तो एसिड प्रदूषक सूखे कणों और गैसों के रूप में भी होते हैं जो बारिश से जमीन से धुल जाने पर बारिश में एसिड में मिलकर अधिक संक्षारक घोल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा यानी अम्ल जमाव कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो एसिड बनते हैं, नाइट्रिक एसिड बनते हैं, सल्फाइड बनता है, नाइट्रोजन बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनसे बनकर जो कह सकते हो आपको इफेक्ट करेगी, एसिड रेन होएगी, इससे अम्ल वर्षा होगी, जो आपके वैश्विक मुद्दों में शामिल है। तो इसमें आप फोटो से समझ सकते हो किस तरीके से अम्ल वर्षा हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो अम्लीय वर्षा के यहाँ पे प्रभाव भी दे रखे हैं कि अम्लीय वर्षा मिट्टी के पोषक तत्वों में घुल जाएगी, तो उससे जो मिट्टी की जो कृषि योग्य मिट्टी है वो खराब हो जाएगी। है अम्लीय वर्षा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को उस मिट्टी के पोषक तत्वों को हटाकर प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा जो भूजल के रूप में गिरती है वो भागकर नदियों, झीलों आदि भूमियों तक पहुँचती है, जिससे वो हमारे पानी अम्लीय हो जाता है, यानी जो पीने योग्य पानी वो भी खराब हो जाता है। अम्लीय वर्षा का वन्य जीवों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है और अम्लीय वर्षा और शुष्क अम्ल का जमाव इमारतों और ऑटोमोबाइल और पत्थर धातु से बनी अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाता है। तो ये अम्लीय वर्षा के प्रभाव है। फिर उसके बाद यहाँ पे समाधान दे रखे हैं अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए। सबसे अच्छा तरीका है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। जो आप ईंधन जला रहे हो, जो आप कोयला जला रहे हो, उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करोगे तो अम्लीय वर्षा खुद कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से समाधान किया जा सकता है। अब आता है दूसरा, ये भी ओजोन परत का हाफ जो है, ओजोन परत जो है उसका जो नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, ये भी एक वैश्विक मुद्दा है। तो पर्यावरण पर कैसे नुकसान पहुंचाता है आपको पता ही है। देखो आप कम से कम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ओजोन परत में छेद होता जा रहा है, जिससे जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है वो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके का ये ओजोन परत एक हाफ है जो एक वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल में दे रखा है तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपका है परमाणु दुर्घटनाएं और परमाणु प्रलय। देखो जब परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं, परमाणु बम गिरते हैं, तो उससे मनुष्य पे, उसकी आने वाली पीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो इफेक्ट पड़ता है। उससे जो आपकी जो जैव विविधता है जो उस पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है और आपका पर्यावरण बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे परमाणु दुर्घटनाएं और परमाणु प्रलय के बारे में बताया गया है। तो आप इसको समझेंगे। परमाणु प्रलय क्या है आपको पता ही है, जब युद्ध होता है, एक देश दो जब सारे देश आपस में लड़ाई करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो यूक्रेन, इजराइल, तो ये कितने सारे हैं ना। तो इस तरीके से लड़ाई हो रही है, फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, तो सारे में परमाणु बम का भी खतरा है। तो उससे कहीं ना कहीं वैश्विक मुद्दा बन जाएगा और पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। तो अब आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है पर्यावरण कानून एवं पर्यावरण भारत में विधान, यानी कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून यहाँ पे बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, तो आज इस वीडियो में हम उसी का डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी न्यू नोटिफिकेशन के लिए आपके लिए ऐसे ही सब्जेक्ट के वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। तो अब इसमें देखो पहला आता है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। तो अब ये जितने भी अधिनियम आएंगे ना, तो क्या तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं तो उनकी चर्चा कीजिए। तो 15 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वरना 5-5 नंबर में 3-4 आपको अधिनियम दे दिए जाएंगे, उनमें से 2-3 आपको करने होंगे, तो आपके 15 नंबर वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अधिनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और एक 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आपको सारे अधिनियम डिफाइन या एक्सप्लेन करने होंगे। तो पहला आता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं। तो अब ये कहता है वन्य जीव अधिनियम राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्डों को जंगली जानवरों और पक्षियों और उनके उत्पादों के शिकार और व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रावधान प्रदान करता है। राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड अभयारण्य
और राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित कर सकते हैं और अधिनियम का उल्लंघन करने पर न्यायिक दंड लगा सकते हैं। पशु आबादी के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और निकायों में जंगली जानवरों को पकड़ने और परिवहन के प्रावधान पेश करने के लिए इस अधिनियम में 1982 में संशोधन किया गया और 1991 में निर्दिष्ट पौधों की सुरक्षा और चिड़ियाघरों के विनियमन से संबंधित विशेष अध्याय सम्मिलित करने के लिए मूल अधिनियम व्यापक संशोधन किया गया था। तो इस तरीके से भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये वन्य जीवन संबंधी शब्दावली को परिभाषित करता है और वन्य जीवन सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति, वन्य जीवन वार्डन की परिभाषा, उनकी शक्ति और कर्तव्यों पर आदि है और लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियों की सूची और उन्हें प्रतिबंधित करता है और उसका शिकार पर प्रावधान लगाता है। इसके साथ ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करता है। तो इस तरीके से अधिनियम के सारे कार्य हैं। उसके बाद ये अनुसूचित पशुओं के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाता है और साथ ही ये बिक्री के लाइसेंस के कुछ वन्य जीव प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य, कब्जा, स्थानांतरण आदि का भी कार्य यहाँ पे करता है। तो इस तरीके से ये आपका अधिनियम ये सारे कार्य यहाँ पे करता है। फिर उसके बाद आपका आता है जल रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1974, जो कि जल से रिलेटेड है। तो ये भी अधिनियम आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें क्या है, जल अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट या किसी तरल गैसीय या ठोस पदार्थ के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वहन के रूप में पानी में परिभाषित करता है और जो भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को बदल देता है। पानी को सार्वजनिक स्वास्थ्य और जानवरों या जलीय जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हानिकारक बनाने के लिए, यानी कि ये जो आपका अधिनियम है जल रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1974, ये आपके जो जल को प्रदूषित करता है उसको रोकथाम करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो अब इसके बोर्ड के क्या कार्य है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो किसी धारा या एवं कुएं के लिए मानक निर्धारित करना और संबंधित राज्य सरकार को परामर्श से उन मानकों को संशोधित या रद्द करने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। फिर इसमें क्या है, जल प्रदूषण की रोकथाम और उसके नियंत्रण से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो केंद्र सरकार को ये सलाह दे सकता है बोर्ड। तो इस तरीके के इनके कार्य होते हैं। तो आप इनको देखेंगे एक बार। फिर उसके बाद आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो अब वन संरक्षण का मतलब यही है कि जो वन है उनकी जो वनों की कटाई है, जो उसमें जैव विविधता पाई जाती है, तो उनको कैसे रोकथाम किया जाता है, उनका कैसे संरक्षण किया जाता है। तो इसी अधिनियम 1980 में इसका सारा यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, तो इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा है ये अधिनियम वनों की कटाई को रोकने के लिए पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन और पर्यावरणीय गिरावट होती है। ये राज्य सरकारों और किसी अन्य प्राधिकारी को भी उस जंगल को अनारक्षित करने से रोकता है जो पहले ही आरक्षित है। ये केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा गैर वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग करने पर रोक लगाता है। तो इस तरीके की ये अधिनियम है और इसकी यहाँ पे विशेषता दे रखी है। तो आप इसको देखेंगे कि वन क्षेत्र के भीतर किसी भी अवैध वन गतिविधि पर तत्काल रोक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो राज्य सरकार वनों का उपयोग केवल वानिकी परियोजनाओं के लिए कर सकती है। फिर उसके बाद जो खनन जैसे गैर वन है उद्देश्य के लिए आर्थिक और महत्वपूर्ण पेड़ों की वनों कल्चर की राज्य सरकार को केंद्र सरकारी की मंजूरी लेनी होती है। यानी कि जो भी आप कार्य करोगे तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे सरकार से मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1952 वन अधिनियम संशोधन भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी अधिनियम आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको सारे ही अधिनियम यहाँ पे पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद आता है वायु रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1981। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जिसमें आपको वायु में जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे गैसीय तरल पदार्थ हैं जो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यह अधिनियम बनाया गया है। तो आप इसको पढ़ना। फिर यहाँ पे उसके सारी चीज़ें दे रखी हैं कि इसमें क्या क्या, जैसे जल अधिनियम 1974 को अधिनियम के प्रावधानों में कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। तो यहाँ पे क्या क्या कार्य यहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या इनका कार्य है, तो वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो इनको थोड़ा सा आप डीपली पढ़ना। फिर इसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये अधिनियम पर्यावरण को जल, वायु और भूमि तथा जल, वायु और भूमि तथा मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों,
सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर्संबंध के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि एक दूसरे के बीच कनेक्शन को परिभाषित यहाँ पे करता है। ये खतरनाक पदार्थ को किसी भी पदार्थ या तैयारी के रूप में परिभाषित करता है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों या हैंडलिंग के कारण मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवी और संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। तो इसके क्या क्या अधिकार है वो यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना और अधिकतम अनुमेय सीमाएं निर्धारित करना इसका कार्य है, अधिकार है। एंड इसमें दे रखा है कि सुरक्षा उपाय करके और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद उपचारात्मक उपाय के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करके वायु प्रदूषण में मध्यस्थता करने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। तो ये सारे इसके अधिकार हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 7, 8, 10 अधिकार दे रखे, तो 10 नंबर 15 नंबर में आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है मानव समुदाय और पर्यावरण। तो इसको इम्पोर्टेंट भी आपके लिए यूनिट है, तो उसको पूरा अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे उद्देश्य दे रखा है, उद्देश्य को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, परिचय यहाँ पे दे रखा है। तो डायरेक्ट हम आपको मेन टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक, यानी कि जो मानव जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, तो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पे कृषि उत्पादकता में वृद्धि दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, कृषि में आधुनिक तकनीकों जैसे कृषि रसायनों को और आधुनिक मशीनरी के उपयोग से कृषि उपज में कई गुना वृद्धि हुई है। खाद्य संस्थानों का अधिशेष बढ़ती मानव आबादी का समर्थन करने में सक्षम है। तो आप कह सकते हो कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे कृषि का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कृषि है वो समर्थन करती है आपकी जनसंख्या वृद्धि को। फिर उसके बाद है मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। जो मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी, अगर ये ऐसी ही गिरावट कम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो जनसंख्या है वो उसमें वृद्धि हमेशा आने वाली है और वो आगे बढ़ती जाएगी। तो ये मृत्यु दर और शिशु दर की कमी के कारण भी आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर उसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नति दे रखी है, तो आप उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है जागरूकता में कमी। देखो एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या गलत परिणाम होगा। तो अगर वो चीज़ नहीं पता होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। तो जागरूकता की कमी के कारण भी आपकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है आपके लिए, बढ़ती मानव जनसंख्या के कुछ प्रमुख पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं, उसके बारे में आपको डीपली बताता हूं मैं। तो जब मानव जनसंख्या बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला होता है वनों की कटाई। देखो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति है, उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो जो भाई जंगल होंगे, जहाँ वन होंगे, तो उनकी कटाई करके वो वहाँ पर अपने पक्के घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपका आता है जैव विविधता की हानि। देखो जैव विविधता वहीं पे पाई जाएगी जहाँ पे आपके जंगल भी होंगे, है ना, और जहाँ पे मनुष्य की कमी होगी। जहाँ पे जब मनुष्य का आवास कम होगा वहाँ पे जैव विविधता हमेशा ज़्यादा पाई जाएगी। बट लेकिन जैसे ही आप देखोगे जनसंख्या बढ़ेगी तो वन कटेंगे तो वहाँ पे रहने वाले जंगल में जो प्रजातियाँ होंगी वो भी नष्ट होगी, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ में कमी आएगी। तो इससे जैव विविधता को भी हानि बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके साथ शहरीकरण हो जाएगा तो उसके साथ आप देखोगे शहरीकरण के बढ़ने से आपके पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें उनको नष्ट वहाँ पे आपका प्रभाव पड़ेगा और वो सारे प्राकृतिक संसाधन भी वहाँ पे नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आता है औद्योगिकरण। जनसंख्या बढ़ेगी, शहरीकरण होगा तो उसके साथ औद्योगिकरण भी ज़रूर होगा। तो इस तरीके से औद्योगिकरण भी होगा। औद्योगिकरण में क्या होता है, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, है ना, तो आपके रसायन जो होंगे वो होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उससे प्रदूषण होगा, आपका वायुमंडल में जहरीले प्रदूषक वहाँ पे फैलेंगे, स्वास्थ्य हानिकारक हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद भूमि क्षरण होगा, सघन खेती होगी, कृषि रसायनों के तौर पे होगी, मरुस्थलीकरण शामिल हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों का यहाँ पे सृजन होगा, ताज़े पानी की हानि हो जाएगी। तो इस तरह के सारे ये प्रभाव हैं जो कि एक बढ़ती जनसंख्या के कारण होंगे। जलवायु में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा, परिवहन अब संचारण हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या है, इसमें ये आपके जनसंख्या के प्रभाव हैं जो आपकी आने वाले जीवन को नष्ट कर सकते हैं, आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं बुरा। तो इस तरीके से ये आपकी चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर उसके बाद जनसंख्या पे नियंत्रण के लिए क्या
कदम उठाए गए हैं तो देखिए स्वास्थ्य और कल्याण है, विवाह की न्यूनतम आयु है, तो यानी कि न्यूनतम आयु बढ़ा दी गई है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे रोजगार के अधिक अवसर कर दिए हैं, बेहतर शिक्षा की है, परिवार नियोजन कराए, प्रोत्साहन दिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जनसंख्या को रोकथाम करने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे उसके बाद विकासात्मक परियोजनाएं एवं प्रभावित और समुदाय, यानी कि सारे जितने भी कदम हैं ये आपके जनसंख्या को कम करने के लिए, कह सकते हो कि जनसंख्या के लिए, बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। तो इस तरीके से वीडियो थी। आई होप आपको सारे ही चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, और किसी और सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद आप देखोगे भारत में पर्यावरणीय आंदोलन। अब पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो जो चलाए गए। इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। जैसे बिश्नोई आंदोलन है। बिश्नोई आंदोलन कैसे हुआ ये आप देखोगे तो एक राजस्थान में एक कह सकते हो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बिश्नोई आंदोलन हुआ था। तो आप इसको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आंदोलन आपके एग्जाम में आएगा। चिपको आंदोलन, जो जिसमें व्यक्ति जो थे वो पेड़ों से गले लगा के चिपक गए थे, जो कि 1973 में ये हुआ था। और ये इसका स्थान था उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन को बचाए। तो इस तरीके की कोई भी एक आंदोलन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इनमें से कोई भी 2-3 आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो इनमें से कोई सा भी आंदोलन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक बता देता हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन आ सकता है आपके लिए 5-10 नंबर में, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर उसके आगे एक और लास्ट यूनिट है, वो देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट यूनिट है आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है? तो ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो पार्ट 1 में, तो आप इसको देखना। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए तो वीडियो अच्छे लगे तो